हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और निश्चित रूप से ही आप अपनी मेहनत को निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो यूपीएससी अदर पीसीएस या कोई भी सिविल सर्वेंट की जो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो, जो भी आपका स्वप्न है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, विशेषकर आपकी सोच के साथ, आपकी समझ के साथ, आपकी सूचनाओं के भंडार के साथ। तो उसी संदर्भ में हम भी आपका कुछ साथ देते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, हमारा जो हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा था, पॉलिटी हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस चल रहा था प्री कम मेंस के लिए, पॉलिटी भी हमारे साथ में चल रही थी। पॉलिटी के भी हम काफ़ी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग काफ़ी सिलेबस को कवर कर चुके हैं। इसी संदर्भ में हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा डिटेल सिलेबस है उसमें हमने काफ़ी पढ़ लिया। अभी तक हमने पुर्तगाल तक, जो पुर्तगाली, जो आपको पता है कि जो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी है उनका अपना क्या उद्देश्य था, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी। तो प्री और मेंस दोनों के सवाल यहाँ से आते हैं। प्री के सवाल जस्ट आपसे इस तरीके से पूछेंगे कि कौन सी, मतलब कोई सीक्वेंस में पूछ लेंगे। फिर पुर्तगालियों की क्या अचीवमेंट है भारत में, उन्होंने क्या चीज़ें अचीव की, क्या उनकी समस्या थी, किसकी वजह से वो अचीव, मतलब अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है ना। और इसके बाद डेनिस आते हैं, डच आते हैं, ये अभी क्यों ज़्यादा दिन तक अपना साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं कर पाए, क्यों ये कंपनियां ज़्यादा भारत में राजनीतिक रूप से अपने स्थायित्व नहीं कर पाई, उसके सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है अंग्रेज और 5वें नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी। तो अंग्रेजी कंपनी आती है जो सबसे लगभग हम माने तो सबसे बाद में आते हैं, सबसे भारत में अगर बात करें सबसे बाद में तो खैर फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी वो आती है। और अंग्रेजी कंपनी की अगर आप पूरी स्टोरी देखोगे तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसको, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश, क्योंकि ईस्ट इंडिया यानी भारत ईस्ट में था इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया हो गया। और ब्रिटिश की कंपनी थी इसलिए इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको स्थापना, अगर इसकी स्थापना डेट देखें तो हम 31 दिसंबर और 1600 की थी। 31 दिसंबर की जो नाइट थी, जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए कुछ लोगों ने इसकी नींव रखने का प्लानिंग की। और चूँकि कोई भी विदेशी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी, जैसे बाहर से अगर कोई, जैसे इंडिया से अगर कोई कंपनी बाहर जाएगी अपने विदेश में कोई व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उसको भारत से परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब भारत की सरकार से क्या लेना पड़ता है, एक परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, जो यहाँ पर खोला गया था, उसको भी एक परमिशन लेनी पड़ी, अर्थात एक चार्टर के माध्यम से इसको भारत में परमिशन दी। और चार्टर किसने दिया? ब्रिटिश महारानी ने। और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ब्रिटिश महारानी का भी अपना इसमें एक शेयर था। तो इस तरीके से थी, तो एक पूरी तरह एक प्राइवेट कंपनी थी जिस तरीके से भारत में भारत में आई है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में व्यापार के दृष्टि से आएगी। और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि भारत में कैसे आई, क्या हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा प्री के फैक्ट को देख लेते हैं। तो प्री के फैक्ट के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई, ये आपको सभी पता है। किसकी स्थापना कब हुई थी, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है कि 30 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब ध्यान रखना, जब 16वीं सेंचुरी में आ रही है, जब 16वीं सेंचुरी खत्म होने वाली है, 17वीं सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है, उस समय जो आ रही है वो 1700 के समथिंग आ रही है, 1600 के बाद ये जब 17वीं शताब्दी में आ रही है, उस समय की क्या परिस्थिति थी। तो अगर उस समय की हम परिस्थितियों को देखें, तो उस समय सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उस समय की सिचुएशन के आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण कर पाओगे। परिस्थिति थी कि दिल्ली में शक्तिशाली मुगल सरकार था, शक्तिशाली मुगल शासन था। मुगल शासन क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि मुगलों के सबसे सुदृढ़ शासक यहाँ अकबर का शासन था, ठीक है। और अकबर के पुत्र जिसे सलीम बोला जाता था, जहांगीर, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सत्ता के लिए अपनी आस लगाए हुए बैठा था। इस समय की सिचुएशन ये थी कि जहांगीर, क्योंकि अकबर काफ़ी टाइम से शासन कर रहा था, तो जहांगीर के मन में थी कि वो सत्ता में आए, इसलिए कहीं ना कहीं अकबर को इस बात का डर था कि जहांगीर उसके विरोध में कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये अकबर को एक डाउट था। और जहांगीर, इसी स्थिति में अकबर ये था कि जहांगीर से उसको डर था कि जहांगीर कोई डाउट उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकता है, इसीलिए अकबर ने पुर्तगालियों का समर्थन लिया। पुर्तगालियों का समर्थन क्यों? हथियारों के लिए। यूरोपीय, आपको पता है यूरोप में हथियार पहले आ गए थे, विशेषकर बंदूक हैं,
तो पहले आ गई। इसलिए अकबर, थोड़ा सा अकबर की हम बात करें तो अकबर का झुकाव है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की तरफ ज़्यादा था। उसका एक कारण था जहांगीर, कि उसको लग रहा था अकबर को कि कहीं ना कहीं जहांगीर उसके विरुद्ध में कोई धोखा कर सकता है। सेकंड अगर कारण मैं बताता हूँ तो सेकंड ये कारण था कि पुर्तगाली है, वो आपको पता है कि उनके पास आपको पता है नौसेना बहुत शक्तिशाली थी पुर्तगालियों की, और इसी नौसेना की वजह से उन्होंने जो अरब लोगों का, जो अरब सागर पर अधिकार था मुस्लिम शासकों का, उसको इन्होंने छीन लिया। और कहीं ना कहीं पुर्तगाली शासकों का, पुर्तगाली जो भी गवर्नर आए थे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। और ऐसे बोलते हैं कि 14वीं मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी में अरब सागर पर पुर्तगालियों का एक छत्र अधिकार रहा। उसका रीजन क्या था? इनकी शक्तिशाली नौसेना। तो अकबर को ये डर था कि अगर हम पुर्तगालियों से किसी प्रकार से कोई लड़ाई करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, तो चूंकि पुर्तगालियों के पास नौसेना है और नौसेना होने की वजह से हम समुद्र में या इनको पराजित नहीं कर पाएंगे। और चूंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से व्यापार करना है, और चूंकि इनको व्यापार तो करना ही था, तो इसीलिए इनका कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से अकबर को संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। अब पुर्तगाली शक्तिशाली स्थिति में थे 1600 में, इधर अकबर की स्थिति में था, लेकिन अकबर के पास अपनी समस्या थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मैंने लिखा नहीं, 1608 में पहली बार एक दूत आता है ब्रिटिश राजा का कि भाई व्यापार के लिए कुछ परमिशन दो। इसके लिए हॉकिंस बोलते हैं उसको, हॉकिंस आता है सबसे पहले 1608 में। और ये कहाँ आता है? अब 1608 में देखो, 1605 में अकबर तो मर चुका होता है, ठीक है ना, और 1608 में आता है। 1608 में इस टाइम कौन था शासन में? जहांगीर के दरबार में आता है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है, तो जहांगीर उसके बाद सत्ता में आ जाते हैं। तो 1608 में हॉकिंसन आता है। अब जहांगीर के मन में भी यही डर है। क्यों डरता? क्योंकि जहांगीर एक तो पुर्तगालियों से डरता था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों के पास नौसेना थी, और पुर्तगालियों के पास नौसेना के साथ साथ पुर्तगालियों का अरब सागर में एक छत्र क्या था? अधिकार था। इसलिए चूंकि व्यापार की दृष्टि से अरब सागर मुगल शासन के लिए मुगल जो साम्राज्य है उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे व्यापार करना था। ऐसी स्थिति में जहांगीर भी पुर्तगालियों से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, पुर्तगालियों के साथ कोई मतभेद नहीं करना चाहता। हालांकि जहांगीर के मन में कई कुंठा तो थी पुर्तगालियों को लेकर के, लेकिन वो सामने नहीं आई। तो 1608 की सिचुएशन देखो, 1608 में हॉकिंसन आया और इसमें जहांगीर ने इसको मना कर दिया। इसने बोला कि हमें व्यापार की थोड़ी अनुमति दे दो, तो जहांगीर ने हॉकिंसन से मना कर दिया। मना करने के पीछे एक रीजन था। मना करने के पीछे इनका एक रीजन था, जो 1608 में ब्रिटिश राजदूत आता है, उसका मना करने के पीछे जहांगीर की कहीं ना कहीं मजबूरी भी थी। जहांगीर की मजबूरी क्या थी कि पुर्तगाली नहीं चाहते थे, जो पुर्तगाली कंपनियां, आपको पता है कि यूरोप में पुर्तगाली कंपनी का जब एक अधिकार था तो बड़ी मात्रा में यूरोप के मार्केट में भारत के मसालों को इसने बेचा था। लेकिन अगर कोई अन्य यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आ जाएगी भारत में, तो फिर पुर्तगाली कंपनी को प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे उसके व्यापार में लाभ नहीं होगा। इसलिए पुर्तगाली कंपनी कभी नहीं चाहती थी, पुर्तगाली कंपनी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में आए। और इसीलिए पुर्तगालियों ने जब 1608 में ब्रिटिश राजदूत यहाँ पर आता है, ब्रिटिश का हॉकिंसन, तो उसको जहांगीर ने व्यापार करने से मना कर दिया, क्योंकि जहांगीर के ऊपर पुर्तगालियों ने दबाव बढ़ाया और इसलिए जहांगीर डर की वजह से पुर्तगालियों से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जहांगीर को पता था कि मुगल सेना और जो पुर्तगालियों की नौसेना है उसको पराजित नहीं कर सकती। इस डर की वजह से जहांगीर ने उससे मना कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज यहाँ था, जो आया था, ये इस बात को भली भांति समझ गया था कि जहांगीर क्यों मना कर रहा है। इसको पता था कि जहांगीर इसलिए मना कर रहा है कि पुर्तगाली जो नौसेना से डर रहा है जहांगीर। इसलिए 1612 में क्या हुआ था? 1612 में कप्तान बेस्ट सूरत के पास क्या गया? सुएले के युद्ध किया। किससे? पुर्तगालियों से। उसने पुर्तगालियों से युद्ध करके पुर्तगालियों की नौसेना को बुरी तरह पराजित किया, और इस पराजित करके उसने जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि हम पुर्तगालियों को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए जब ये पराजित कर दिया तो जहांगीर का भय हट गया इसके बाद। किससे? पुर्तगालियों से। और इसलिए जहांगीर ने फिर 1612 के बाद ब्रिटिश कंपनी है उसको भारत में व्यापार करने के लिए या कारखाना स्थापित करने की एक अनुमति दे दी। तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में सबसे पहला अपना व्यापार स्थापित किया। कहाँ पर किया? सूरत में। तो पूरा बैकग्राउंड समझो। देखो, पहले जहांगीर पे दबाव था, लेकिन बाद में जहांगीर को तो लगा भाई कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो,
जैसे एक राज्य है, उस राज्य को पता है कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करने से उसको बड़ा नुकसान होगा, ये उसको हरा सकता है। लेकिन जब कोई दूसरा अन्य शक्तिशाली राज्य जाकर के उस पड़ोसी राज्य को पराजित कर देगा, तो फिर आप जिस राज्य ने उसको पराजित किया उसके साथ आप मिल जाओगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ कि जब जहांगीर को पता लगा कि पुर्तगालियों को पराजित कर सकती है कौन, ब्रिटिश कंपनी, तो इसलिए उसने ब्रिटिश को समर्थन देना चालू कर दिया। और यहीं से पुर्तगालियों की जो प्रतिस्पर्धा है वो धीरे धीरे पुर्तगालियों की स्थिति यहीं से खराब होना चालू हुई, और यहीं से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर बचाना चालू किया। अब ये चीज़ चल रही है। इसके बाद आपको पता है सर टॉमस रो आते हैं 1615 में, ठीक है ना, और 1615 में जहांगीर के दरबार में आते हैं सर टॉमस रो, और इसमें भी जहांगीर कुछ और इनको अनुमति देता है और रिलैक्सेशन देता है, व्यापार में कुछ छूटें दे देता है, कुछ रियायतें दे देता है, और इसकी वजह से कंपनी अपना व्यापार करती है। अब ये बात, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मुगल शासन है, और मुगल शासन में से अगर आप कोई वस्तु यूरोप में ले जा रहे हो, कहीं ले जा रहे हो, तो मुगल शासन में एक तो आपको यहाँ टैक्स देना पड़ा था, मुगल शासन के अंतर्गत टैक्स। तो टैक्स की वजह से और फिर इसको यूरोप के मार्केट तक पहुँचाने की वजह से ये वस्तु थोड़ी कॉस्टली पड़ रही थी, इससे कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। क्या नहीं होता, ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था, ठीक है, कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। तो कंपनी चाहती थी कि उसके पास कोई ऐसा स्रोत आए जिससे टैक्स कम करे, ये टैक्स ना लगे, व्यापार शुल्क है वो उस पर ना लगे। तो कंपनी ने क्या हुआ कि उसके बाद जहांगीर मर गए, आपको पता है 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, 1657 के समथिंग शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद आते हैं औरंगजेब। ये बात आपको पता है कि औरंगजेब के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार था। किसके समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य काफ़ी विस्तार था, बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था इसके समय। इसने दक्षिण पे भी अपना अधिकार जमाया था औरंगजेब के द्वारा। अब देखो सिचुएशन समझो, जो औरंगजेब की अंतिम समय चल रहा था, औरंगजेब जो धीरे धीरे 1690 के समथिंग जब बुजुर्ग होने लगा, 1690 के समथिंग, तो हुआ क्या था कि इसकी कमजोरी को देखते हुए जो बंगाल है उसके कुछ जगह जो शक्तिशाली जमींदार थे, कौन थे? शक्तिशाली जमींदार थे। शक्तिशाली ये जमींदार थे, इन जमींदारों ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कहां पर? बंगाल में। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या हुआ था? इस विद्रोह को दबाने में बिना मांगे, मतलब आगे से जाकर के अंग्रेजों ने क्या किया? औरंगजेब की सहायता करी। आगे से औरंगजेब ने उनको बुलाया नहीं, और आगे से अंग्रेजों ने, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने आगे से जाकर के इस विद्रोह को दबाने में औरंगजेब की सहायता करी और यहाँ पर शांति स्थापित करवाई। ठीक है, यहाँ पर शांति स्थापित करवाई, और इससे खुश होकर के, कौन? इससे खुश होकर के एंड कलर पॉकेट यानी औरंगजेब के द्वारा इनको कलकत्ता क्या क्या चीज़ें दी? इनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, जिसमें एक थी कि कलकत्ता में आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। कहाँ पर? कलकत्ता में। एक सुविधा दे दी। दूसरी ये थी कि आप कलकत्ता के आसपास ज़मीन खरीद सकते हो, जिसमें सुतनामी, तीन जगह इनको दे दी, सुतनामी, गोविंदपुर और कालिका था। ये 3 गांव हैं, ये किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए, और कंपनी ने इन तीनों गांवों को मिलाकर के ही कोलकाता का निर्माण किया। तो इस तरीके से कोलकाता का जो निर्माण है इस तरीके से हुआ, और ये औरंगजेब के समय ही हो गया था। औरंगजेब के समय हो चुका था। मैं जस्ट आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ कि किस तरीके से इतिहास चल रहा है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, किस तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका ये क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं इनका धीरे धीरे या इस क्षेत्र में तो इनका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इन्हीं का क्षेत्र है। तो यहाँ के थ्रू अगर ये भारत से बाहर व्यापार करेंगे तो इनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पूरे भारत में इनको व्यापार करना था, इसलिए अभी भी कई क्षेत्रों में इनको शुल्क देने की जरूरत पड़ रही थी, टैक्स देना पड़ रहा था, इसलिए इनका कॉस्ट पड़ रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1708-9 के समथिंग बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और मुगल शासन धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो जाता है। इसी समय फर्रुखशियर शासक बनते हैं। कौन बनता है? फर्रुखशियर। कब? 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखशियर शासक रहता है, इतना आपको पता है। फर्रुखशियर की एक ऐसी बीमारी थी फोड़े की। फोड़े होते हैं ना, जो फोड़े एक नाम की बीमारी, जो सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो जाते हैं, है ना, और मतलब उसमें से स्मेल आने लग जाती है, पानी निकलने लग जाता है बॉडी में से, और बॉडी कहीं ना कहीं डैमेज होना चालू हो जाते हैं, अंगुलियाँ सड़ जाती है, तो उसे फोड़े जैसी बीमारी हो गई। तो एक ऐसी फोड़े की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था, भारत में उसका कहीं पर इलाज नहीं हुआ था।
1714 में ब्रिटिश एक दल आया था, ब्रिटिश कंपनी का ही एक दल आया था, रिप्रेजेंटेटिव कुछ लोग आए थे, उनमें एक डॉक्टर था, और डॉक्टर बहुत मायने हुआ डॉक्टर था। उस डॉक्टर के द्वारा फर्रुख शेयर की इस बीमारी का पूरी तरह इलाज कर दिया। इस बीमारी को, जो फर्रुख शेयर को लग रहा है कि ये बीमारी इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी, उस ब्रिटिश जो रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर है, उस ब्रिटिश मिशन के अंतर्गत जो डॉक्टर आया था, उस डॉक्टर के द्वारा फर्रुख शेयर को प्राणघाती फोड़े से, ये प्राणघाती जो फोड़ा था, इससे क्या किया, इसका इलाज कर दिया और फर्रुख शेयर को खुश कर दिया। फर्रुख शेयर अपनी बीमारी के इलाज से खुश होकर के इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि उसको ये पता नहीं था वो क्या बोलने वाला है, कौन से वचन देने वाला है। और इस दौरान फर्रुख शेयर ने बड़े बड़े वचन ब्रिटिश कंपनी को दे दिए और एक फरमान जारी किया। कौन सा फरमान जारी किया? इसे बोलते हैं फर्रुख शेयर का फरमान। और कई इतिहासकार, कई विचारक बोलते हैं कि ये फर्रुख शेयर ने ये फरमान जारी नहीं किया, बल्कि भारत की गुलामी का न्योता ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है ना। इसमें ब्रिटिश कंपनी को इतनी सुविधा दी कि ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए तैयार होने वाली थी। ठीक है ना। तो एक पावर क्या दी? देखो फर्रुख शेयर को क्या क्या पावर दी। फर्रुख शेयर ने फरमान जारी किया, कब? 1713-14 में। और फरमान के बारे में कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो मेंस में सवाल पूछा था कि फर्रुख शेयर का जो फरमान है, इसे ब्रिटिश कंपनी का, मतलब ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैग्ना कार्टा, किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए मैग्ना कार्टा शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार जब फंडामेंटल राइटों की बात हुई, मॉरल अधिकारों की बात, मौलिक अधिकारों की बात हुई या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हुई, और सबसे पहले मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हुई। इसलिए चूंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार थे, इसी संदर्भ में इनको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा के रूप में बोला जाता है। तो जो फर्रुख शेयर का फरमान था, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा दिया। क्या क्या फायदा दिया वो देखो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट का महत्व समझना कि उसका कितना बड़ा नुकसान हमारे हुआ और किस तरीके से कंपनी ने उनका फायदा उठाया। पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये था कि कंपनी, कौन कंपनी, कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में, पूरे बंगाल में व्यापार करने के लिए वो केवल ब्रिटिश साम्राज्य को 3000 रुपये वार्षिक देगी। 3000 रुपये वार्षिक देगी। वार्षिक क्या देगी? 3000 रुपये वार्षिक, एक बार एक इंस्टॉलमेंट में शुल्क दे देगी। भाई 3000 रुपये में शुल्क दे दूँ आपको वार्षिक, इसके बाद मेरे को यहाँ व्यापार पे अन्य शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद इसको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ध्यान रखना, निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई, निःशुल्क। इसके बाद आपको पता, अब देखो ये इसका थोड़ा सा विश्लेषण करो, ये आपको प्लासी के युद्ध तक या बक्सर के युद्ध में भी इसका कारण आपको मिलेगा। हुआ क्या था? अब 3000 रुपये कंपनी क्या करती? ले 3000 रुपये भाई शासक, आपको हम 3000 रुपये दे रहे हैं, अब आप हमारे व्यापार से संबंधित किसी भी चीज़ में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो 3000 रुपये बाहर से देते थे। हुआ क्या था कि अब उनको निःशुल्क, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की कोई भी चीज़ जो व्यापार होगी बंगाल में, उस पर क्या नहीं लगता था? शुल्क नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। तो इसलिए कितना भी अगर व्यापार करेंगे वस्तु पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे एक तो बंगाल के राजस्व को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? 3000 रुपये से बंगाल को क्या मिलने वाला था? और जब इतना ज़्यादा जब व्यापार करने लग गए, तो अगर हम हर किलो पे, हर यूनिट पे अगर हम शुल्क लगाते तो हमें बहुत ज़्यादा शुल्क आता। लेकिन चूंकि हमने ये कहते नहीं कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया कि भाई 3000 रुपये दे, कुछ भी कर इसके बाद। इसके अलावा जो ब्रिटिश के जो व्यापारी थे उन्होंने एक फ़ायदा उठाया। देखो अब यहाँ भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने में टैक्स देना पड़ा था, शुल्क देना पड़ा था। तो ब्रिटिश व्यापारियों ने क्या बोला? देखो 3000 तो ऐसे ही निकाल लेते थे। ये कैसे निकालते? ब्रिटिश व्यापारियों ने क्या गेम बोला कि भारतीय व्यापारी से बोला, देखो आप बंगाल में शुल्क दे दो 10 रुपया, मान लो 10 रुपये दे दो, आप ऐसे करो 5 रुपये मुझे दे दो, मैं 5 रुपये में आपका व्यापार यहाँ करवा दूंगा। और ये भारतीयों से 5 रुपये व्यापार के लेते थे, और इनको तो व्यापार का देने नहीं पड़ता था शुल्क, क्योंकि ये तो फ्री थे। तो ऐसे 5-5 जोड़ के ऐसे 3000 कितने दे दिए होंगे? तो ऐसे ये 3000 की राशि तो वैसे कमा ली होगी उन्होंने, और इसके साथ साथ इनको यहाँ पर व्यापार का अधिकार मिल गया। तो कितना ही व्यापार करें, इनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा था। इस तरीके से जो बंगाल है उसमें धीरे धीरे इनको राजस्व है वो प्राप्त होने लगा। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बंगाल की संप्रभुता थी, शुल्क लगाने की जो संप्रभुता, वो यहाँ से चली गई। फर्रुख शेयर का फरमान इतना बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ।
इसी के कारण हुआ कि बंगाल में आपको पता है कि भारतीय जो व्यापारी है वो बेचारे उनको शुल्क देना पड़ा था, ब्रिटिश व्यापारियों को शुल्क नहीं देना पड़ा था, इसलिए भारतीय व्यापारियों को शोषण हुआ। और फिर भारतीय व्यापारियों ने भी एक रास्ता निकाला कि क्यों ना हम अंग्रेजों के थ्रू ही अपना माल बेच लें ताकि हमें कम शुल्क देना पड़े, क्योंकि शासक तो ज़्यादा शुल्क दे रहा है। अब ब्रिटिश जो कंपनी है उसको कोई शुल्क ही नहीं देना पड़ रहा है, तो वो कह रहे भाई आप उनको 10 देते हैं, हमें 5 ही दे देना, हम आपका 5 में पास करवा देंगे। तो अपने बहानों में वो भारतीय व्यापारियों को माल भर के ले जाते थे ताकि उन पर कोई शुल्क ना लगे, और इस तरीके से उन्होंने 2 तरीके से फ़ायदा उठाया। एक तो भारतीयों से पैसे ले लिए, और सेकंड जो उनको शुल्क देना पड़ा था वो फ्री हो गया। और इस तरीके से बंगाल में बहुत बड़ा नुकसान इस फरमान का देखने को मिला। दूसरा, इतना ही नहीं रुका, जहांगीर मतलब कहते नहीं कि फर्रुख सर इतना इमोशनल हो गया कि इन्हीं बातों पे नहीं रुका। अभी देखो क्या क्या बात बोलता है। जहांगीर ने बोला कंपनी को कि देखो आपके पास कलकत्ता तो है ही है, आप कलकत्ता के आसपास भी भूमि किराए पे ले सकते हो, आपको पूर्ण अधिकार है। अब यहाँ इनको भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया तो वो तो अपना राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करेंगे, और यहाँ कंपनी ने कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में कम दाम देकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो भूमि खरीदने तक का अधिकार दे दिया, किराए पर लेने का अधिकार। कहाँ पर? कलकत्ता के आसपास। ये 2 अधिकार दिए गए थे। इतना ही नहीं, और रखो, इसके अलावा देखो बम्बई की टकसाल में ध्यान रखना, आपको पता है बम्बई है ये पहले पुर्तगालियों का था, बाद में 1667 के समथिंग पुर्तगाली जो राजकुमारी है, आप जानते होंगे, पुर्तगाली राजकुमारी का जो शादी है वो जॉर्ज प्रथम जो ब्रिटिश राजकुमार है उसके साथ हुआ। तो ब्रिटिश राजकुमार को दहेज में मिला। अब ब्रिटिश राजकुमार तो सोच रहा कि मैं तो इसको क्या करूँगा, इसलिए ब्रिटिश राजकुमार ने किराए पर कंपनी को सौंप दिया। किसको? ब्रिटिश कंपनी को। तो 1667 के समथिंग ये बम्बई ब्रिटिश कंपनी का हो चुका था। अब यहाँ पर क्या है कि अब इनका हो चुका था, खुद का था, तो यहाँ पर ये पैसे प्रिंट करते थे, इनकी अपनी टकसाल थी, और फिर ये जो भी रुपये प्रिंट करते थे वो बम्बई में चलता था ये पैसे के माध्यम से। लेकिन फर्रुख सैयद ने क्या बोला कि आपकी इस टकसाल से अगर कोई पैसा निकलेगा तो आप उसको मुगल साम्राज्य में भी यूज कर सकते हैं। आपके उस पैसे की, आपकी जो सिक्का है उसकी मान्यता हम मुगल साम्राज्य में भी दे देंगे। अर्थात कंपनी को ध्यान रखना, पैसा छापना एक संप्रभु अधिकार होता है, तो कंपनी को आर्थिक संप्रभुता दे दी। क्या दे दी? आर्थिक संप्रभुता। ध्यान रखना कीवर्ड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक कंपनी को इकोनॉमिक सॉवरेनिटी मिल गई, और अब कंपनी कितने भी पैसे छाप सब मुगल साम्राज्य में जाएंगे, मुगल साम्राज्य में चलेंगे, मुगल साम्राज्य के सिक्कों की तरह उनको मान्यता दे दी गई। और इससे कहीं ना कहीं फर्रुख सैयद ने कहीं ना कहीं मुगल जो सिक्के थे उनकी बेइज्जती करवा दी। कुल मिला के ये बात है, क्योंकि अब कंपनी के ही सिक्के चलने लग गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, इतने भी नहीं रुका अभी, तो अभी और भी भावनाओं में जाकर के और भी वचन दे दिया उसने। क्या बोला कि सूरत को, यानी कहा गया कि ये बोला कि सूरत में जब कंपनी को व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, तो फर्रुख सैयद ने क्या बोला, ऐसा करो आप 10,000 रुपये हम वार्षिक दे देना, यानी कि 10,000 रुपये वार्षिक लेकर के आप जो करो सूरत का कुछ भी करो। तो इस तरीके से सूरत में भी कंपनी का एक अधिकार स्थापित हो गया। तो कंपनी ने जो हाल बंगाल का किया वही हाल सूरत का कर डाला। तो ये जो 4 पॉइंट अगर आपने देखे हैं, ये 4 पॉइंट नहीं बल्कि 4 गुलामी, बाहर से गुलामी के 4 जो वादे हैं जो फर्रुख सैयद ने कंपनी से किए थे, और इन्हीं 4 वादों ने कहीं ना कहीं भारतीय गुलामी का रास्ता तैयार कर दिया। और इसलिए इतिहासकार, ध्यान रखना, इसलिए इतिहासकार ओमस कंपनी के लिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, ये आप भी जानते हैं इस बात को, कि इससे कंपनी को इतना फायदा हुआ कि कंपनी को रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में कंपनी की जो व्यापारिक लागत है वो भी कम हुई, और कहीं ना कहीं कंपनी को भारत में आर्थिक संप्रभुता मिली। कहीं ना कहीं कंपनी को भारत में राजनीतिक, अगर हम कह सकते हैं राजनीतिक भागीदारी का सहयोग मिला, कि क्योंकि उसको अब कलकत्ता मिल गया, कलकत्ता के बाद उसके आसपास ज़मीन मिल गई, ठीक, और इसके अलावा राजस्व प्राप्त हुआ और व्यापार पे एक अधिकार हुआ। इसलिए बोलते हैं कि जो ये फर्रुख सैयद के जो वचन थे वे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो
इस तरीके से जो फर्रुख शेयर का ये जो फरमान था, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ख़राब साबित हुआ। और ये हम देखते हैं, अभी ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़े थे। इसके बाद आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आते हैं फ्रांसीसी कंपनी। तो सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी, ध्यान रखना फ्रांसीसी है वो सबसे अंत में आते हैं। तो सबसे अंत में आने वाली यूरोपीय कंपनी है फ्रांसीसी। और अब क्या था, अब इसकी एक कहानी समझो थोड़ा सा, कि फ्रांसीसी आते हैं तो इनका दक्षिण भारत में कंट्रोल हो जाता है। और फ्रांसीसी जिस समय भारत में आए थे, लगभग ये 17वीं शताब्दी में आते हैं। तो 17वीं शताब्दी की अगर बात करें, इसके बाद सॉरी 17वीं, इसके बाद 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बीच में अगर हम देखें तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में शक्ति सर्वोच्च था, पावर सुपरमेसी, यानी हम बोल सकते हैं शक्ति सर्वोच्च था। इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी कहाँ पर, यूरोप में। कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप में जो 18वीं सदी का जो काल था, वो कहीं ना कहीं यूरोप में फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश है इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और चूंकि जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश थे, वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये कंपनियाँ गई, वहाँ वहाँ पर भी इन पर प्रतिस्पर्धा चलती गई। क्योंकि चूंकि अगर जैसे मान लें फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ भारत और पाकिस्तान में अगर कोई लड़ाई है, तो भारत की कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी जो अमेरिका में है, कहीं कि उनमें भी तो लड़ाई होगी, उनमें तो कंपटीशन होगा। इसी प्रकार की बात यहाँ चल रही थी कि जब फ्रांसीसी और यूरोप के राज्यों में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश राज्यों में जब प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी, तो वो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई भी भारत में स्थित इनकी जो कंपनी है इनमें भी देखने को मिली। तो इसलिए इसकी वजह से, इन दोनों की प्रतिस्पर्धा की वजह से, दोनों की लड़ाई की वजह से भारत में 3 युद्ध लड़े इन्होंने, जिन्हें हम कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक वार। तो कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये ऐसा मत सोचना कर्नाटक में हुए, इसका मतलब ये था कि ये युद्ध है, ये कर्नाटक के क्षेत्र में हुए थे, लेकिन फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश के बीच में हुए थे। फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में युद्ध हुए। और युद्ध के कारण अगर आप गहराई से समझोगे तो आपको पता लगेगा, एक तो इनमें लड़ाई का कारण था एक अधिकार की प्रतिस्पर्धा। एक अधिकार की प्रतिस्पर्धा थी। आपको पता है कि जो यूरोपीय कंपनी है, भारत से मसाले, ठीक है, इनका मसाले या इलायची, काली मिर्च, इनका क्या करते थे, ये व्यापार करते थे। और चूंकि यूरोप में इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यूरोप में जाकर के बड़े मूल्यों में इनको बेचते थे। यहाँ से इनको खरीदते थे भारत से, और वहाँ जाकर के इनको बेचते थे। तो चूंकि अगर कई कंपनियाँ यहाँ से खरीद करके यूरोप में बेचेंगी, तो वो सस्ता बिकेगा, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि यूरोप में कंपनी बेचने वाली ज़्यादा हो जाएंगी, इसी वजह से उनको सस्ता बेचना पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं चाहते थे आपस में कि कोई अन्य कंपनी यहाँ से माल खरीद कर यूरोप में बेचे। और इसीलिए इन दोनों कंपनियों के द्वारा भारत में अपना एक अधिकार स्थापित करने के लिए क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई। क्या हुई, लड़ाई हुई। और यही प्रतिस्पर्धा थी, व्यापार के एकाधिकार की जो प्रतिस्पर्धा थी, यही इनके युद्ध के रूप में उभर के आई। तो एक युद्ध का पहला कारण क्या था कि एकाधिकार की प्रतिस्पर्धा। इसके बाद दूसरा कारण था यूरोपीय संघर्ष। इनमें दूसरा कारण अगर हम देखें तो यूरोपीय संघर्ष। और मैं बता रहा हूँ यूरोप में क्या संघर्ष है। यूरोप में क्या था, फ्रांसीसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य, इन दोनों में लड़ाइयाँ थी, लड़ाई चल रही थी यूरोप में कि यूरोप का सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है, यूरोप में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है, इसकी लड़ाई चल रही थी। यूरोप में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है, इसी की लड़ाई चल रही थी। और चूंकि जब ये दोनों वहाँ लड़ते थे तो इनकी कंपनी यहाँ पर भी थी, इसलिए भारत में ये लड़ाई हुई। और जो कर्नाटक का थर्ड युद्ध हुआ था, कर्नाटक का फर्स्ट कर्नाटक युद्ध और थर्ड कर्नाटक युद्ध है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोप में इन दोनों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो साम्राज्य, इनमें जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, इनमें जो युद्ध हुआ, उसकी लड़ाई भारत में भी दिखाई दी। उसकी गूंज भारत में सुनाई दी, उसकी गूंज अमेरिका में सुनाई दी, उसकी गूंज दक्षिण अमेरिका के इन साम्राज्यों में, अफ्रीका के इन साम्राज्यों में सुनाई दी। इस तरीके से इनमें लड़ाइयाँ बहुत हुई। इसके बाद अगर बात करें हम, एक और कारण था राजनीतिक महत्वाकांक्षा।
अब ये कंपनियों में धीरे धीरे ये चाह रही थी कि भारत में धीरे धीरे पॉलिटिकल अब हमारा कंट्रोल हो, ताकि अगर कोई क्षेत्र हमारे कंट्रोल में हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ से रेवेन्यू, हमें यहाँ राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए भारत में रेवेन्यू वसूल करना चाह रहे थे। क्योंकि हो क्या रहा था, अभी तक घटना क्या हो रही थी कि देखो ये इंडिया है और ये कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, भारत से तैयार माल खरीद के ले जाती थी, विशेषकर मसाले, और इसके बदले में भारत को ये सोना या चांदी देती थी। इसकी वजह से जो यूरोप के मार्केट, यूरोप के जो भंडार है, या हम बात करेंगे ब्रिटेन की जो भंडार है, वो भंडारों का सारा सोना और चांदी भारत में आ गया था। तो इन कंपनियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने या फ्रांसीसी सरकार ने एक दबाव बनाया कि आप हमारे यहाँ से पैसा, यहाँ से सोना चांदी मत ले जाओ, आपको ऐसा स्रोत ढूंढो कहाँ पर, भारत में, ताकि वहीं से पैसा कमाओ, उसी पैसे से वस्तुएं खरीदो और उन्हीं वस्तुओं को खरीद करके हमारे मार्केट में बेचो। अर्थात आपकी इनकम का भी एक स्रोत होना चाहिए जिससे कि आप भारत में मसाले या अन्य प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकें। और इसके लिए इनको चाहिए था आय का स्रोत, और आय का स्रोत के लिए इनको चाहिए था एक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। क्योंकि राजनीतिक अगर राजनीतिक क्षेत्र होगा तो वहाँ से इनको रेवेन्यू वसूल करने का पावर मिल जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन की। तो रेवेन्यू कलेक्शन से इनको पावर मिल जाएगी, तो उस रेवेन्यू से प्राप्त राजस्व से ये बाहर से वस्तुएं खरीदेंगे और उन्हीं वस्तुओं को बेच करके यूरोप में जाकर के बेचेंगे। इस तरीके से यूरोप से आने वाली जो वस्तुओं को खरीदने के लिए जो पैसा आना चाहिए था, जो सोने चांदी की इनको जरूरत पड़ती थी, वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इन दोनों में राजनीतिक रूप से अपना अपना विस्तार करने की भी लड़ाई थी, और ये लड़ाइयाँ इनको कर्नाटक के युद्ध में देखने को मिली। और इसलिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में 3-4 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। तो इन कर्नाटक के युद्ध में हम देखते हैं एक। तो इसके बाद हम कर्नाटक युद्ध को देखते हैं। देखो युद्ध में क्या घटनाएं हुई वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए समझना है कि आखिर ये युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, और दूसरी बात युद्ध के क्या परिणाम निकले, इतनी चीज़ें हमारे समझनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से लेकर के, और मेरे साथ डेट है, ये डेट गलत लिखी है शायद, डेट हाँ सही लिखी है, 1746 से लेकर के 1748 तक। इसकी डेट देख लेना, शायद ये शायद 1740 से 1746 भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा डेट देखना कि कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध कब हुआ। तो ये लगभग 6 से 7 साल तक ये युद्ध हुआ। लड़ाई किस बात की थी, देखो ये टाइमिंग ध्यान रखना कि युद्ध कब हुआ। प्रथम युद्ध कर्नाटक, और जो प्रथम युद्ध है तो कई बार प्रीलिम्स में आपसे विशेषकर जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम होती है उसमें, या किसी प्रकार की जीके का अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें आपसे सवाल यही पूछ सकते हैं, पहली बात तो कर्नाटक का युद्ध हुआ किसके बीच में। तो ऑप्शन में 2 भारतीय साम्राज्य दे देगा, या हैदराबाद कर्नाटक दे देगा, या मराठा कर्नाटक दे देगा। असल में इनमें नहीं हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, क्योंकि इन दोनों का अधिकार कर्नाटक में था। फ्रांसीसी शुरू में कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, ब्रिटिश अभी तक स्थापित नहीं कर पाए थे। तो अब अगर हम देखें इनकी बात, तो पृथक कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो कारण था ऑस्ट्रिया का। अब एक कहानी सुनी होगी, ऑस्ट्रिया कहाँ है आपको जानते हो, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया यूरोप में। और इतना बता दो, जो 16वीं से लेकर के 18वीं सदी तक अगर हम बात करूँगा मैं, 16वीं से लेकर के 18वीं सदी तक यूरोप का सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय और सबसे सम्मानजनक जो साम्राज्य था वो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। कौन था? ऑस्ट्रिया साम्राज्य। इसलिए हर कोई ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ अपने संबंध जोड़ने के लिए आतुर था। तो चूंकि ऑस्ट्रिया के शासक के 2 पत्नी थी, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया शासक है उसके 2 पत्नी थे, और एक पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? ब्रिटेन की राजकुमारी, और एक पत्नी थी फ्रांस की राजकुमारी। चूंकि इनके दोनों के फिर पुत्र हुए, और इसके बाद शासक की मृत्यु हो गई, ऑस्ट्रिया के शासक मर गया। अब बात है उत्तराधिकार किसको घोषित किया जाए। तो जो ब्रिटिश की जो राजकुमारी थी, तो ब्रिटिश चाहते थे कि हमारी राजकुमारी से उत्पन्न हुई संतान ऑस्ट्रिया का शासक बने, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया का शासक हमारी राजकुमारी से उत्पन्न हुई संतान बनेगी तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव हमारी तरफ रहेगा, और ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्तिशाली शासन का झुकाव अगर हमारी तरफ होगा तो यूरोप में हमारी लोकप्रियता, शक्ति और सम्मान दोनों बढ़ेगा। इधर दूसरी ओर फ्रांसीसी भी चाह रहे थे कि ऑस्ट्रिया का शासक या ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी है वो हमारी राजकुमारी से उत्पन्न हुई संतान बने, और इसी को लेकर के कि किसको संतान बनाए, तो फ्रांसीसी अपनी नाती को और ब्रिटिश अपनी नाती को संतान उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और इसी वजह से दोनों में युद्ध हो गया। और चूंकि ये युद्ध यूरोप में हुआ, और यूरोप में होने की वजह से चूंकि इनकी कंपनियां भारत में स्थापित थी, इसलिए इसकी अभिव्यक्ति भारत में देखी गई थी।
ठीक है। और भारत में इस युद्ध के अंतर्गत सबसे फेमस जो घटना थी वो थी सैंट टॉमे का युद्ध। सैंट टॉमे का युद्ध किसके बीच में हुआ? ये हुआ था फ्रांसीसी सेना वर्सेस कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन। अब आप सुन रहे होंगे कि इसमें अंग्रेज तो थे नहीं, अंग्रेज में डायरेक्ट नहीं लड़े, इसमें कर्नाटक के नवाब का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी युद्ध में ये कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। सेंट टोमे का युद्ध ऐसा है कि सेंट टोमे के युद्ध ने भारतीय सेना की एक पोल खोल दी, कमी उजागर कर दी। क्या उजागर करी वो बताता हूँ। इस युद्ध में लगभग फ्रांसीसी सेना का जो शासक, जो सेनापति था, वो कम से कम 1000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गया था। और इधर कर्नाटक की जो अनरुद्दीन की सेना थी, अनवरुद्दीन की जो सेना थी, अनरुद्दीन ये बे नहीं है इसमें, अनरुद्दीन की जो सेना थी वो लगभग अगर बात करेंगे तो 30,000, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कम से कम 20 से 30,000 के बीच में थी, बहुत ज़्यादा सेना थी। हुआ क्या था कि 1000 सेना ने, फ्रांस की 1000 सेना ने अनरुद्दीन की 20 से 30,000 सेना को पराजित कर दिया। तो इससे यूरोप के लोग एक बात तो समझ गए, पहली बात कि भारत की सेना कमज़ोर है, अर्थात भारत में शासन स्थापित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से स्थापित कर लेंगे। दूसरी कि भारतीय सेना भी परंपरागत तरीके से लड़ती है, उसको पराजित करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी, पहले जो यूरोप के लोग थे इनके मन में ये डर था कि यार भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी सेना है, हम इससे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन इस युद्ध से इनको लगा कि भारत की सेना है वो संख्या में बड़ी है, क्षमता में बड़ी नहीं, उसको हम आसानी से पराजित कर सकते हैं। और इसी वजह से हम देखेंगे सेंट टोमे के युद्ध ने भारतीय सेना की या भारतीय राजाओं की आंतरिक पोल है उसको खोल दिया। और इसके साथ एक पता और लग गया कि भारतीय शासक आंतरिक रूप से कमजोर है, आपस में लड़ाइयाँ होती है, तो क्यों ना अगर शासन स्थापित करना है तो इनको आपस में लड़वा करके भी शासन हम स्थापित करवा सकते हैं। इसलिए सेंट टोमे का युद्ध बहुत ही फेमस रहा, क्योंकि सेंट टोमे के युद्ध ने भारतीय जो कंपनियाँ हैं, जितनी भी यूरोपीय कंपनी है, उनको भारत में शासन स्थापित करने के लिए प्रेरित कर दिया, ठीक है। तो इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सेंट टोमे का युद्ध। और किसके विरुद्ध में हुआ? ये युद्ध बहुत फेमस है, इसलिए ध्यान रखना, ये फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब इनके मध्य हुआ। अर्थात कर्नाटक का नवाब को समर्थन इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश ने दिया था। इसकी समाप्ति हुई थी किसकी वजह से? एक्स ला सापल संधि। एक्स ला सापल संधि 1746 में हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये डेट गलत लिखी हुई है, ये युद्ध हुआ था 1740 से लेकर के 1746 के बीच में, ठीक है ना। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 से 1746 के बीच में हुआ और 1746 में एक्स ला सापेल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं फ्रांसीसी आगे निकल गए, फ्रांसीसियों का मद्रास पे भी कंट्रोल हो गया था। तो अब ध्यान रखना, फ्रांसीसियों का मद्रास में फ्रांसीसी है और कर्नाटक है, उसमें कौन है? उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक है, वो ब्रिटिश के समर्थन में है, लेकिन कर्नाटक में कंट्रोल अभी तक पूरी तरह ब्रिटिश का नहीं है। 1746 में युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद इनमें संधि भी हुई। लग रहा था कि अब इनमें युद्ध नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध जल्दी ही चालू हो गया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की मैं अगर बात करूं तो इसका रीजन यूरोप नहीं था, इसका रीजन भारत में ही था। और रीजन क्या था? भारत में हैदराबाद और कर्नाटक। हाँ, वो बताया कर्नाटक से ही स्वायत्त होकर के हैदराबाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में जो सिंहासन है, सिंहासन को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष चालू हुआ। और जब ये उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जब आपको पता है घर में दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो बाहर के व्यक्ति को मौका मिल जाता है। और इसी बाहर के व्यक्तियों को यूरोप की जो कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका इन्हीं युद्धों के दौरान मिला। और क्या हुआ इसमें? ये हुआ था कि देखो, कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए कौन कौन थे? दोनों लड़ाई थी कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए, एक था चंदा साहेब और एक था अनरुद्दीन। और हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद में एक तो था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में लड़ाई होनी थी। ये कौन था? मुजफ्फर। ये हैदराबाद में थे, इन दोनों में आपस में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी। इन दोनों में, इनमें यूरोपीय कंपनियों ने इंटरफेयर करना चालू कर दिया। हुआ क्या था कि चंदा साहब है कर्नाटक में, चंदा साहब का समर्थन किया किसने? फ्रांसीसी ने। और अनरुद्दीन का समर्थन किया किसने? ब्रिटिश ने। ठीक इसी प्रकार नासिर जंग ने इसका समर्थन किया, हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन ब्रिटिश ने किया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन कर्नाटक ने किया, फ्रांसीसी ने। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ यहाँ पर।
इस तरीके से इन दोनों की लड़ाइयाँ ये इन दोनों के रूप में बदल गई। जो चंदा साहब और अलाउद्दीन की लड़ाई है फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के रूप में बदल गई। इसी प्रकार नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की लड़ाई है ब्रिटिश कंपनी की, और इसीलिए कर्नाटक द्वितीय कर्नाटक का युद्ध है वो कहीं ना कहीं हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के संघर्ष का कारण बढ़ा। इसकी घटना सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 1751 में, ध्यान रखना, कर्नाटक का प्रथम युद्ध में जो आगे निकले वो निकले थे फ्रांसीसी, उनमें फ्रांसीसियों को सफलता मिली। लेकिन कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि जब ऐसा हुआ था कि दक्षिण भारत में पूरी तरह फ्रांस का साम्राज्य विस्तार होता जा रहा था, और हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसका ज़्यादा प्रभाव दक्षिण भारत में नहीं हो रहा था। लेकिन इसी टाइम ब्रिटिश कंपनी ने एक बहुत ही शक्तिशाली नेतृत्व को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही सेनापति तो ही थे, साथ साथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी था, बहुत स्मार्ट व्यक्ति था। सेना को सेना किस तरीके से युद्ध लड़े इसकी पूरी कूटनीति जानता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी कूटनीति के साथ, ठीक है ना, ऑरकट क्या है, कर्नाटक में एक जगह है कहीं पर, ये ऑरकट का घेरा कर लिया, और यहाँ पर फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसी समर्थक चंदा साहब और ये थे, और ऑरकट का घेरा करके रॉबर्ट क्लाइव ने कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को बुरी तरह मात दी। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी अर्काट का घेरा। तो आपसे कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है कि अर्काट का घेरा किस युद्ध की घटना है, तो ये भाई द्वितीय कर्नाटक युद्ध की घटना है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, हुआ क्या था ये तो आपको पता ही था, 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध उसकी समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि के साथ। किसके साथ? पांडिचेरी की संधि के साथ। पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति हुई। इसके बाद होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर मैं बात करूं, ये हुआ था 1756 से लेकर के और 1763। हुआ क्या था? कुछ नहीं, इसमें मैं बताता हूँ हुआ क्या था। इसमें लड़ाई कर्नाटक से बंगाल तक पहुंच गई, यानी कि अभी तक जो लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में, वो दक्षिण भारत में हो रही थी। लेकिन चूंकि आपको पता है 1756 और 1763 के बीच देखो, 1756 जो युद्ध हुए थे प्रथम और द्वितीय युद्ध, उनकी अलग बात थी। 1756 और 1763 के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि 1757 में ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया, और इससे ब्रिटिश कंपनी को क्या प्राप्त हो गया? सेना भी प्राप्त हो गई, आर्थिक हथियार भी प्राप्त हो गए, राजस्व भी प्राप्त हो गया। और 1757 के विजय के बाद इनमें इनकी सेना बड़ा जोश भी था। तो इसकी वजह से अब जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, ये युद्ध की लड़ाई तो खैर ब्रिटिश की यूरोप में चल रही थी, और ये सप्तवर्षीय युद्ध आपने सुना होगा, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध है, ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। और चूंकि भारत में उसकी कंपनी थी, इसलिए दोनों का ये युद्ध है, इसकी कहीं ना कहीं जो वो कह सकते हैं आग की लपटें भारत में दिखाई दी। और कहाँ पर दिखाई दी? अमेरिका में। अमेरिका में युद्ध चला था। अमेरिका में आपको पता है कि अगर आप उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा वाला एरिया है, वहाँ पर तो वो तो था फ्रांसीसियों का उपनिवेश, और जो दक्षिण वाला एरिया है, जो अमेरिका वाला पार्ट है, वो था, मतलब जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इसमें कनाडा वाला पार्ट है, ये तो फ्रांसीसियों का था, और ये जो अमेरिका वाला पार्ट है ये अंग्रेजों के अधीन था, उस टाइम अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो इन दोनों की लड़ाई यहाँ भी चली, उसका प्रभाव यूरोप में देखा और उसका प्रभाव भारत में देखा। किसमें? सप्तवर्षीय युद्ध में। और सप्तवर्षीय युद्ध में चूंकि ब्रिटिश क्यों आगे निकल गए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बंगाल इनके क्षेत्र में अधीन आ गया, और बंगाल पे कंट्रोल होने की वजह से किस युद्ध में हुआ? प्लासी के युद्ध में हुआ। प्लासी के युद्ध में बंगाल अधीन होने की वजह से इनका कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ गई, इसलिए इनको जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसमें लीड मिल गई। ठीक है, चाहे वो आप बात कर सकते हो अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। भारत में हुआ तो इसमें ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को पराजित किया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसमें बांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में। और बांडीबास के 1760 के युद्ध में सर आयरकूट ब्रिटिश सेनापति थे, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, ये भी बहुत ही एक्सपर्ट आदमी थे, सेना के लीडर में युद्ध लड़ने का बड़ा एक्सपीरियंस था इनको। तो सर आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना है उसको बुरी तरह पराजित किया। तो यहाँ पर बांडीबास का युद्ध है तृतीय जो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ उसकी घटना है। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी की बुरी तरह पराजित हुई। और इसी युद्ध के बाद पेरिस संधि हुई, और पेरिस संधि में ये बात हो चुकी थी कि अब जो फ्रांस है वो भारत में राजनीतिक शासन स्थापित नहीं करेगा। तो इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी का लगभग अंत भारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में तो अंत हो ही गया था। ठीक है ना।
तो आखिरकार कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरोप से आने वाली फ्रांसीसी कंपनी और यूरोप से आने वाली अंग्रेजी कंपनी, आखिरकार क्या कारण था कि भारत और अंग्रेज़ों के बीच में, सॉरी ब्रिटिश कंपनी और या ब्रिटिश के बीच बात करेंगे या फ्रांसीसी की बीच की बात करेंगे, तो आखिर क्या रीजन थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी की पराजय हुई, उसको लेकर भी कई बार मेंस में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कारण थे कि फ्रांसीसी कंपनी की पराजय हुई। तो अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी की पराजय के कारण। तो फ्रांसीसी कंपनी की अगर हम पराजय के कारण देखें, सबसे पहले तो पहला कारण था कंपनी की प्रकृति, कंपनी का नेचर। देखो हुआ क्या था, एक तो कंपनी की बात करें तो एक है फ्रांसीसी कंपनी, एक है ब्रिटिश कंपनी। देखो फ्रांसीसी कंपनी है, इसमें सरकारी प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि सरकार की थी, किसकी, सरकारी थी, इसलिए सरकार का प्रभाव है, राजा का प्रभाव, इसमें कंट्रोल ज़्यादा था, इसलिए इसको निर्णय में स्वतंत्रता नहीं थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी चूंकि प्राइवेट ज़्यादा थी इसलिए इसमें निर्णय में स्वतंत्रता थी। तो इसकी वजह से फ्रांस की कंपनी ने कई बार, फ्रांस की कंपनी की जो डिसीजन थे वो कई बार गलत लिए गए थे, जिसकी वजह से इनको पराजय देखना पड़ा। इसके अलावा अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें तो जो ब्रिटिश नौसेना है, ध्यान रखना ब्रिटिश की नौसेना आज भी सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। ब्रिटिश नौसेना, ब्रिटिश नेवी है, वो फ्रांसीसी नेवी से बहुत शक्तिशाली थी। तो इसकी वजह से भी इनको युद्ध जीतने में, चाहे हम पांडिवास का युद्ध की बात करें तो ऐसे कई युद्ध जिनमें इनको कहीं ना कहीं इनकी नेवी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेवी की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। इसके अलावा एक और कारण था कि ब्रिटिश का बंगाल विजय। हाँ, होता 1757 का फ्लासी का युद्ध हुआ, और 1757 के फ्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि बंगाल पर अधिकार हो गया, किसका, ब्रिटिश का। और ब्रिटिश का बंगाल पर अधिकार होने की वजह से इनको राजस्व भी प्राप्त हुआ, इनको सैन्य शक्ति भी प्राप्त हुई, और इसकी वजह से इनकी सेना का शक्तिशाली हुआ। इसकी वजह से इनकी सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुई, ब्रिटिश की सैन्य क्षमता बढ़ी, और इसकी वजह से इनको फ्रांसीसियों को हराने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी कारण था, नेतृत्व। अगर हम लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व की तुलना, तो देखो ब्रिटिश कंपनी के पास बहुत शक्तिशाली लीडर थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, जैसा कि मैंने बताया था। सर आयरक्रूट की बात कर सकते हैं, जिसने बांडीवास के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ऐसे कुशल नेतृत्व ब्रिटिश कंपनी के पास थे, ब्रिटिश सेना में थे। जबकि अगर हम दूसरा पक्ष देखें, फ्रांसीसियों की बात करें हम, तो फ्रांसीसियों के पास सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके पास अच्छा नेतृत्व नहीं है। और जो अच्छा नेतृत्व भी था, उनका भी एक दो अच्छा नेतृत्व था, जिससे मैं नाम नहीं, कुन्ना करके था ये, तो उनका भी एक अच्छा नेतृत्व था। उसको क्या किया कि फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया, क्योंकि देखो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, और फ्रांसीसी कंपनी को ऐसा लगा था कि ज़्यादा युद्ध में अगर हम उलझेंगे तो हमें राजस्व लाभ नहीं होगा, क्योंकि युद्ध से बहुत बड़ा खर्चा होता है। और इसीलिए उसने जो युद्ध को ज़्यादा बढ़ाने वाला जो उनका गवर्नर था, जो बहुत ही मतलब काफ़ी सेनापति था, वो बहुत ही एक्टिव भी था, और उसने प्रथम कर्नाटक युद्ध में लीड भी पाई थी ब्रिटिश कंपनी से। लेकिन चूंकि उसको बाद में बुला लिया गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी को पराजय का सामना करना। तो लीडरशिप का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा घरेलू राजनीति, देखो ये 18वीं सदी की बात है, 18वीं सदी की बात है। और 18वीं सदी में क्या है कि हम दोनों की बात करें घरेलू राजनीति में, तो ये है फ्रांस और ये है ब्रिटिश। फ्रांस में क्या था, राजतंत्र शासन था, और राजतंत्र भी कैसा, निरंकुश। जब निरंकुश शासन हो जाता है और राजा कैसा होता है, भोग विलासी और एक असक्षम, एक कुशल। तो ब्रिटिश फ्रांस का जो शासक है वो कमज़ोर था, अकुशल था, और वहाँ की घरेलू राजनीति में बहुत प्रकार के संघर्ष थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी कंपनी है या फ्रांसीसी जो की हम बात करें तो कमज़ोर पड़ जाती है। जबकि ब्रिटिश में उस टाइम लोकतंत्र था, शक्तिशाली लोकतंत्र में संसद थी, तो उसमें हर चीज़ रूल और रेगुलेशन से चलती थी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश में योग्य लोगों का शासन था। इन कारणों की वजह से ब्रिटिश कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर देगा, और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कंपनी को भारत छोड़ के जाना पड़ा।
तो मैं आपको सिर्फ इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सिचुएशन हर चीज़ का एक रीज़न देखो कि क्यों फ्रांसीसी कंपनी पराजित हुई, क्यों ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश ने अपनी कंपनी स्थापित की। सॉरी। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसी संदर्भ में इसमें कई कोई क्वेश्चन अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से अगर आप देखोगे तो उसमें प्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्री के क्वेश्चन विशेषकर अगर मैं बात करूँ स्टेट पीसीएस की, तो उसमें से आपको युद्धों की डेट, युद्धों की संधियों के बारे में और घटनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। बात करूँ मैं अगर यूपीएससी की, तो यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट दे सकती है युद्धों से रिलेटेड या कुछ कॉन्सेप्ट को जोड़ सकती है, ठीक है। और मेंस का क्वेश्चन कई बार मेंस के क्वेश्चन दो बन जाते हैं कि पहला क्वेश्चन तो मेंस का ये बनेगा कि कर्नाटक युद्ध, घुमा के थोड़ा स्टेटमेंट यूपीएससी क्या थोड़ा घुमा के देता है स्टेटमेंट, ऐसे जोड़ देगा कि यूरोप की आग भारत में दिखाई पड़ी। यूरोप की जो शक्ति सर्वोच्चता की जो आग है उसकी चिंगारी ने भारत को भी जलाया था। कुछ भी घुमाकर, मतलब एक तरह से वो किस तरीके के शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये पूछेंगे कि यूरोप में होने वाली शक्ति सर्वोच्चता की जो लड़ाई है उसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं भारत में दिखाई देने को मिली। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको स्टार्टिंग में कीवर्ड के साथ स्टार्ट करना है और मेन बॉडी में तीनों युद्धों को दिखाना है और कंक्लूजन दिखाना कि ये तीनों युद्धों के बाद ब्रिटिश कंपनी जीत हुई और भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई। इस तरीके से हम इसका आंसर खत्म करेंगे। सेकेंड, क्या कारण थे कि फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी को टक्कर नहीं दे पाई, तो उसमें भी आपको एक कारण लिखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रांसीसी कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बता देना और कंक्लूजन में जो ब्रिटिश कंपनी है उसके शक्तिशाली के कुछ कारण थे जिसकी वजह से जीती थी। तो इस तरीके से अभी हमने जो टॉपिक पढ़े उनमें से ही होगा। और इसके बाद आपको पता है बंगाल में ब्रिटिश को पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। तो मैंने जहाँ तक चीज़ें काफ़ी कवर किया सॉरी, है ना, तो बंगाल को देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ आगे चलेंगे। तो अभी बंगाल को हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। बंगाल का थोड़ा बड़ा है तो बंगाल को मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बंगाल पढ़ाएंगे। और फिर आता है अपना कॉनोलॉजी में मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं होता ढंग से इसका, उपनिवेशवाद का जो इंग्लिश है कॉनोलिज्म या उपनिवेशवाद, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं उनको पढ़ेंगे। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे वो ध्यान रखना। अगर आपने हिस्ट्री को बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, क्या रीजन हुआ, ऐसी घटनाएं उस टाइम क्यों हुई, ऐसी घटनाएं क्यों हुई और इसके पीछे घटना के पीछे क्या रीजन जिम्मेदार है, तो आप आसानी से भूल नहीं पाओगे, आसानी से उनका यूज कर पाओगे। और चूँकि यूपीएससी पीसीएस में बहुत ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप अच्छे से डील कर सकेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।